अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है और हम इसे संयोग ही कहेंगे कि जब इसके अंतिम 3 पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यानी नवंबर के महीने में ही इसके रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जिनके नाम ये पत्र लिखे गए, दोनों की जयंती हमने मनाई है। अब तक के पत्रों में जमीन, जानदार चीजों, जानवरों, इंसानों की उत्पत्ति, फिर मानव के विकास की गाथा, पाषाण युग, नव पाषाण युग, मानव के हथियार बनाने, खेती करने के तरीके, फिर उसके बाद समुदायों का गठन, मानव कैसे समुदायों में रहने लगा और फिर उन समुदायों में, उन कबीलों में क्यों मुखिया की जरूरत पड़ी, किसी एक तजुर्बेकार व्यक्ति को क्यों उस समुदाय ने अपना नेता या प्रमुख चुना, फिर वो मुखिया कैसे वंशवादी हो गया, कैसे एक मुखिया का बेटा, भाई या रिश्तेदार ही मुखिया कबीले का बनने लगा, जबकि शुरू में बात ये थी कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तजुर्बेकार और शक्तिशाली होगा वही मुखिया बनेगा। और फिर देखते देखते ये मुखिया कैसे राजा बन गया। जो समाज की संपत्ति, सामूहिक संपत्ति थी, वो राजा की संपत्ति हो गई और बाकी सब लोग प्रजा हो गए। और फिर वो राजा अभिमानी हो गया, किस तरह से निरंकुश हो गया। इस सारी गाथा के बाद सिलसिला शुरू हुआ शहरों और सभ्यताओं का कि मानव कैसे नदियों के किनारे बसने लगा, खेती करने लगा, और घाटियों और पहाड़ों का क्या महत्व उसके जीवन में रह गया।
नगरों और शहरों की बसावट की बात करते करते मिस्र और क्रीट में लोगों के रहन सहन, वहाँ के चाल चलन, मिस्र के पिरामिडों, ममी और क्रीट में राजाओं के लालच, देवताओं को कुर्बानी के किस्से के बाद बात आई हिंदुस्तान और चीन की सभ्यताओं की। 21वें पत्र में बताया गया कि किस तरह से चीन और हिंदुस्तान में बसावट हुई। उस पत्र में चीन की चित्रलिपि, जिसे हम कैलीग्राफी के रूप में जानते हैं, उसका उल्लेख है। चीन की बड़ी दीवार जो दुनिया भर में मशहूर है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो कैसे बनी। हिंदुस्तान में और चीन में कैसे अलग अलग रियासतें थीं, कुछ जगह पंचायतों का राज था, कुछ जगह राजा थे। 22वें पत्र में जिक्र है समुद्री सफर और व्यापार का, मतलब लोगों ने कैसे समुद्र के रास्ते सफर करना शुरू किया और कैसे व्यापार की शुरुआत हुई। लोग कमाई के लालच में किस तरह समुद्री सफर का जोखिम उठाते थे और फिर व्यापार क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, सिक्के कैसे चलने लगे, सोने चांदी से तिजारत कैसे होने लगी। फिर रुपया आ गया, और रुपया अपने आप में कोई काम की चीज नहीं है जब तक उससे कुछ खरीदा न जा सके। समुद्री सफर और व्यापार के बाद बारी आती है भाषा, लिखावट और गिनती की, जिसमें यह बताया गया है कि लोगों ने बोलना कैसे सीखा, क्यों सीखा, लिखना कैसे सीखा और गिनती कैसे आई। 24वें पत्र में जिक्र हुआ कि समाज में इंसानों यानी आदमियों के दर्जे कैसे बने। कुल मिलाकर 5 दर्जे इस पत्र में बताए गए, जिसमें कबीलों या जातियों का सरदार या मुखिया, फिर राजा और उसके दरबारी, मंदिर के पुजारी और उनके सेवक, व्यापारी, किसान और मजदूर। 26वें, 27वें और 28वें पत्र में पिता जवाहरलाल ने यह सोचकर पहले 25 पत्रों में बताई गई बातों का सार दोहराया कि 10 वर्ष की बेटी इतने लंबे लंबे पत्र पढ़कर ऊब न जाए, तो उसको सारी बातें ताजा कर दी जाएं। अब अंत में बात हो रही है कि आर्य हिंदुस्तान कैसे आए, यहां कैसे बसे, और फिर रामायण और महाभारत का युग कैसा रहा। पहले 29वें पत्र में जिक्र है आर्यों के हिंदुस्तान में आने का। उस पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। इस पत्र में नेहरू जी आर्यों की मान्यताओं और जनजीवन में झांकने का प्रयास करते हैं। आर्य आज से करीब 5-6 हजार साल पहले अलग अलग झुंडों में पश्चिमोत्तर भारत तक पहुंचे होंगे। उत्तर पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाओं से भारत की दहलीज तक उनके सार्थवाह पहुंचे होंगे। शायद कुछ समूह नौकाओं से अरब सागर के रास्ते भारत के पश्चिमी तट तक भी पहुंचे हों। आर्यों के आदि ग्रंथ वेद उस जमाने की सुंदर संस्कृत में लिखे गए हैं। इनके मधुर भावपूर्ण गायन की विशिष्ट शैली है। लिपि और लेखन से पूर्व सजीव वाचिक परंपरा के जरिए यह वेद पाठ शुद्धता के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहा। वेदों में आर्यों के देवी देवताओं की स्तुतियां हैं। वेदों के कथ्य से लगता है कि इन्हें रचने वाले ऋषि बेहद जिंदा दिल रहे होंगे, जीवन के प्रति प्रेम और उल्लास से भरपूर। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ये लोग अपनी नस्ल और जाति को श्रेष्ठ मानते थे। ये युद्ध प्रेमी और बढ़िया लड़ाके थे। कृषि उनके जीवन का आधार था, इसीलिए गाय और गोवंश उन्हें बेहद प्रिय थे। गाय का दूध और अन्य उत्पादों पर उनका जीवन टिका था और गोवंश कई तरीके से कृषि का आधार था। इसीलिए उन्होंने गाय की भी प्रशंसा की और जो धीरे धीरे गाय की पूजा में बदल गई। खुद को श्रेष्ठ मानने वाले आज धीरे धीरे जातीय शुद्धता बनाए रखने के प्रति बहुत सजग हो गए। इसलिए अपनी एक कुल बिरादरी से बाहर रक्त संबंध, विवाह संबंधों से वो बचने लगे। उन्होंने ऐसे संबंधों को प्रतिबंधित किया, इन्हें बुरा बताया ताकि उनकी नस्ल की शुद्धता बनी रहे। शायद इसी प्रवृत्ति ने धीरे धीरे कट्टर जाति प्रथा को जन्म दिया होगा।
और अपने कुल जाति या नस्ल से बाहर के लोगों को पराया और नीच मानने की प्रवृत्ति को पक्का कर दिया होगा। आज भी ऐसी बचकानी बातों को मानने वाले लोग हैं, पर नेहरू जी को लगता है कि अब ऐसे लोग शायद कम हो रहे हैं। आर्यों का हिंदुस्तान में आना। अब तक हमने बहुत ही पुराने जमाने का हाल लिखा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आदमी ने कैसे तरक्की की और क्या क्या काम किए। उस पुराने जमाने को इतिहास से पहले का जमाना कहते हैं, क्योंकि उस जमाने का हमारे पास कोई सच्चा इतिहास नहीं है। हमें बहुत कुछ अंदाज से काम लेना पड़ता है। अब हम इतिहास के शुरू में पहुंच गए हैं। पहले हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी बातें हुई। हम देख चुके हैं कि बहुत पुराने जमाने में मिस्र की तरह हिंदुस्तान में भी सभ्यता फैली हुई थी, रोजगार होता था और यहाँ के जहाज हिंदुस्तानी चीजों को मिस्र, मेसोपोटामिया और दूसरे देशों तक ले जाते थे। उस जमाने में हिंदुस्तान के रहने वाले द्रविड़ कहलाते थे। ये वही लोग हैं जिनकी संतान आजकल दक्षिणी हिंदुस्तान में मद्रास के आसपास रहती है। उन द्रविड़ों पर आर्यों ने उत्तर से आकर हमला किया। उस जमाने में मध्य एशिया में बेशुमार आर्य रहते होंगे, मगर वहां सबका गुजर न हो सकता था, इसलिए वे दूसरे मुल्कों में फैल गए। बहुत से ईरान चले गए, बहुत से यूनान तक और उससे भी बहुत पश्चिम तक निकल गए। हिंदुस्तान में भी उनके दल के दल कश्मीर के पहाड़ों को पार करके आए। आर्य एक मजबूत लड़ने वाली जाति थी और उसने द्रविड़ों को भगा दिया। आर्यों के रेले पर रेले उत्तर पश्चिम से हिंदुस्तान में आए होंगे। पहले द्रविड़ों ने उन्हें रोका होगा, लेकिन जब उनकी तादाद बढ़ती ही गई तो वे द्रविड़ों के रोके न रुक सके। बहुत दिनों तक आर्य लोग उत्तर में सिर्फ अफगानिस्तान और पंजाब में रहे। तब वे और आगे बढ़े और उस हिस्से में आए जो अब संयुक्त प्रांत कहलाता है, जहां हम रहते हैं। वे इसी तरह बढ़ते बढ़ते मध्य भारत के विंध्य पहाड़ तक चले गए। उस जमाने में इन पहाड़ों को पार करना मुश्किल था, क्योंकि इनमें घने जंगल थे। इसलिए एक मुद्दत तक आर्य लोग विंध्य पहाड़ के उत्तर तक ही रहे। बहुतों ने तो इन पहाड़ियों को पार कर लिया और दक्षिण में चले गए, लेकिन उनके झुंड के झुंड न जा सके, इसलिए दक्षिण द्रविड़ों का ही देश बना रहा। आर्यों के हिंदुस्तान में आने का हाल बहुत दिलचस्प है। पुरानी संस्कृत किताबों में तुम्हें उनका बहुत सा हाल मिलेगा। उनमें से कुछ किताबें जैसे वेद उसी जमाने में लिखी गई होंगी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उसमें तुम्हें कुछ अंदाजा हो सकता है कि उस वक्त आर्य लोग हिंदुस्तान के किस हिस्से में आबाद थे। दूसरे वेदों से और पुराणों और संस्कृत की पुरानी दूसरी किताबों से हमें मालूम होता है कि आर्य फैलते चले जाते थे। शायद उन पुरानी किताबों के बारे में तुम्हारी जानकारी बहुत कम है। जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें और बातें मालूम होंगी, लेकिन अब भी तुम्हें बहुत सी कथाएं मालूम हैं जो पुराणों से ली गई हैं। इसके बहुत दिन बाद रामायण लिखी गई और उसके बाद महाभारत। इन किताबों से हमें मालूम होता है कि जब आर्य लोग सिर्फ पंजाब और अफगानिस्तान में रहते थे तो वे इस हिस्से को ब्रह्मावर्त कहते थे। अफगानिस्तान को उस समय गांधार कहते थे। तुम्हें महाभारत में गांधारी का नाम याद होगा। उसका ये नाम इसलिए पड़ा कि वो गांधार या अफगानिस्तान की रहने वाली थी। अफगानिस्तान अब हिंदुस्तान से अलग है, लेकिन उस जमाने में दोनों एक थे। जब आर्य लोग और नीचे गंगा और जमुना के मैदानों में आए तो उन्होंने उत्तरी हिंदुस्तान का नाम आर्यवर्त रखा। पुराने जमाने में दूसरी जातियों की तरह वे भी नदियों के किनारे के शहरों में ही आबाद हुए। काशी या बनारस, प्रयाग और बहुत से दूसरे शहर नदियों के ही किनारे हैं। तो 29वें पत्र में यह बात हुई कि आर्य हिंदुस्तान में
कैसे आए। 30वां पत्र इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका शीर्षक है हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे। मतलब आर्य जब हिंदुस्तान में आ गए तो फिर उनका रहन सहन कैसा रहा। हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे। आर्यों को आए हिंदुस्तान में बहुत जमाना हो गया। सब के सब तो एक साथ आए नहीं होंगे। उनकी फौजों पर फौजें, जाति पर जाति और कुटुंब पर कुटुंब सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। सोचो कि वे किस तरह लंबे काफिलों में सफर करते हुए गृहस्थी की सब चीजें गाड़ियों और जानवरों पर लादे हुए आए होंगे। वो आजकल के यात्रियों की तरह नहीं आए। वो फिर लौटकर जाने के लिए भी नहीं आए थे। वो यहां रहने के लिए या लड़ने और मर जाने के लिए आए थे। उनमें से ज्यादातर तो उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों को पार करके आए, लेकिन शायद कुछ लोग समुद्र से ईरान की खाड़ी होते हुए अपने छोटे छोटे जहाजों में सिंधु नदी तक चले आए। ये आर्य कैसे थे, हमें उनके बारे में उनकी लिखी हुई किताबों से बहुत सी बातें मालूम होती हैं। उनमें से कुछ किताबें जैसे वेद शायद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में हैं। ऐसा मालूम होता है कि शुरू में वे लिखी नहीं गई थी। उन्हें लोग जबानी याद करके दूसरों को सुनाते थे। वे ऐसी सुंदर संस्कृत में लिखी हुई हैं कि उन्हें गाने में मजा आता है। जिस आदमी का गला अच्छा हो और वो संस्कृत भी जानता हो, उसके मुंह से वेदों का पाठ सुनने में अब भी आनंद आता है। हिंदू वेदों को बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन वेद शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ज्ञान, और वेदों में वो सब ज्ञान जमा कर दिया गया है जो जमाने के ऋषियों और मुनियों ने हासिल किया था। उस जमाने में रेलगाड़ियां, तार और सिनेमा नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस जमाने के आदमी मूर्ख थे। कुछ लोगों का तो यह ख्याल है कि पुराने जमाने में लोग जितने अक्लमंद होते थे उतने अब नहीं होते। लेकिन चाहे वे ज्यादा अक्लमंद रहे हों या न रहे हों, उन्होंने बड़े मार्के के ग्रंथ लिखे जो आज भी बड़े आदर से देखे जाते हैं। इसी से मालूम होता है कि पुराने जमाने के लोग कितने बड़े थे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वेद पहले लिखे नहीं गए थे, लोग उन्हें याद कर लिया करते थे, और इस तरह वे एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक पहुंचते गए। उस जमाने में लोगों की याद रखने की ताकत भी बहुत अच्छी रही होगी। हम में से अब कितने आदमी ऐसे हैं जो पुराने ग्रंथ याद कर सकते हैं? जिस जमाने में वेद लिखे गए उसे वेद का जमाना कहते हैं। पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें वो भजन और गीत हैं जो पुराने आर्य गाया करते थे। वे लोग बहुत खुशमिजाज रहे होंगे, रूखे और उदास नहीं, बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए। अपनी तरंग में वे अच्छे अच्छे गीत बनाते थे और अपने देवताओं के सामने गाते थे। उन्हें अपनी जाति और अपने आप पर बड़ा गुरूर था। आर्य शब्द के मायने हैं शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी, और उन्हें आजाद रहना बहुत पसंद था। वे आजकल के हिंदुस्तानी संतानों की तरह नहीं थे, जिनमें हिम्मत का नाम नहीं है और न अपनी आजादी के खो जाने का रंज है। पुराने जमाने के आर्य मौत को गुलामी या बेइज्जती से बेहतर समझते थे। वे लड़ाई के फन में बहुत होशियार थे और कुछ कुछ विज्ञान भी जानते थे, मगर खेती बाड़ी का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था। खेती की कद्र करना उनके लिए स्वाभाविक बात थी। इसलिए जिन चीजों से खेती को फायदा होता था उनकी भी वे बहुत कद्र करते थे। बड़ी बड़ी नदियों से उन्हें पानी मिलता था, इसलिए वे उन्हें प्यार करते थे और उन्हें अपना दोस्त और मुरब्बी समझते थे। गाय और बैल से भी उन्हें अपनी खेती में और रोजमर्रा के कामों में बड़ी मदद मिलती थी।
क्योंकि गाय दूध देती थी जिसे वे बड़े शौक से पीते थे। इसलिए वे इन जानवरों की बहुत हिफाजत करते थे और इनकी तारीफ के गीत गाते थे। उसके बाद बहुत दिनों बाद लोग ये तो भूल गए कि गाय की इतनी हिफाजत क्यों की जाती थी और उसकी पूजा करने लगे। भला सोचो, इस पूजा से किसका क्या फायदा था? आर्यों को अपनी जाति का बड़ा घमंड था, इसलिए वे हिंदुस्तान की दूसरी जातियों में मिलजुल जाने से डरते थे। उन्होंने ऐसे कायदे और कानून बनाए कि मिलावट न होने पाए। इसी वजह से आर्यों को दूसरी जातियों में विवाह करना मना था। बहुत दिनों के बाद इसी ने आजकल की जातियां पैदा कर दी। अब तो ये रिवाज बिल्कुल ढोंग हो गया है। कुछ लोग दूसरों के साथ खाने या उन्हें छूने से भी डरते हैं। मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि ये रिवाज अब कम होता जा रहा है। आर्यों के आने और रहने बसने की इस दास्तान के बाद इस पुस्तक का अंतिम यानी 31वां पत्र रामायण और महाभारत के युग का उल्लेख करता है। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।